देखिए बेटा, अभी तक हमने देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, टीथ्स क्या होते हैं, टंग क्या है। दैट मीन्स होल ओरल कैविटी के अंदर हम सारे पार्ट्स को देख चुके हैं कि ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अब जो बात आती है बेटा, वो आती है ओरल कैविटी से टूवर्ड्स, मीन्स ओरल कैविटी से परे भी हो। तो अगर हम देखें तो ओरल कैविटी से आगे जो प्रेजेंट होता है दैट इज द ईसोफेगस। तो अब हम बात करते हैं कि ओरल कैविटी के बाद कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और हर एक पार्ट का क्या काम होता है। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ईसोफेगस की। किसकी? ईसोफेगस की। तो अगर हम बात करें ईसोफेगस की, तो बेटा ईसोफेगस क्या होता है? इट इज एन पाइप लाइक स्ट्रक्चर which having a capability to transport the food from the oral cavity to the stomach। मीन्स ये एक पाइप होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड को कहाँ पर पहुँचाने के लिए, मेनली स्टमक के अंदर पहुँचाने के लिए। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है बेटा, जो सलाइवा होता है वो मिक्स होता है किसके अंदर? फूड के अंदर। एंड फूड बन जाता है किसमें? एक स्मूथ पार्ट में या एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर में, जिसको हम गोलक बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ईसोफेगस जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है जो फूड होता है उसको आगे पहुंचाने के लिए, इसके अंदर मेनली स्टमक के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि ईसोफेगस कहाँ पर होती है और क्या क्या काम करती है। तो ईसोफेगस इज एन पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ईसोफेगस इज व्हाट? इट इज एन पाइप लाइक स्ट्रक्चर। Esophagus is an pipe-like structure which have capability to transport the food into the stomach by the help of peristalsis movement। तो याद रखना, esophagus जो होती है बेटा वो क्या करती है? फूड को ट्रांसपोर्ट करती है ओरल कैविटी से स्टमक के अंदर एक वेव लाइक मोशन के थ्रू या एक वेव लाइक मूवमेंट के थ्रू, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। और याद रखना, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो ना हो तो फूड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। So that means the peristalsis movement is a movement which is responsible to push the food। तो फूड को पुश करने के लिए मेनली पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, याद रखना। तो जब ईसोफेगस होता है वो पाइप का स्ट्रक्चर है और उसके अंदर बेटा एक मोशन होता है, एक मूवमेंट होता है एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज नोन एज द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है बेटा? ये वेव लाइक मूवमेंट होता है। इट इज एन वेव लाइक मूवमेंट, जैसा आपको स्क्रीन पर देखने मिल रहा है। तो याद रखना, देखो यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है कि पहले एक पार्ट आता है, वहाँ पर फूड आता है, अब फूड आगे जाता है, फिर पुश होता है, फिर वो बेटा आगे चला जाता है। सो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है, ये जो आपको स्क्रीन पर देखने मिल रहा है यही हमारा क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ईसोफेगस के अंदर देखने मिलता है। तो याद रखना, ईसोफेगस के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किसके थ्रू जाता है? एक मूवमेंट के थ्रू, एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट बात आती है बेटा, अगर हम देखें तो ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक। भाई ये तो फॉर एग्जांपल इट इज एन ईसोफेगस, इट इज एन ईसोफेगस एंड ईसोफेगस के बाद आता है बेटा स्टमक। तो ये है ईसोफेगस के बाद स्टमक। स्टमक को अगर हम देखें तो बेटा स्टमक का जो शेप है इट इज एन जे शेप। स्टमक हैविंग ए जे शेप। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग द स्टमक इज एन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम व्हिच हैविंग एन जे शेप। तो याद रखना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक होता है, जिसको हम हिंदी में अमाशय बोलते हैं, उसका जो शेप होता है दैट इज जे शेप। तो अब हम देखते हैं कि स्टमक के अंदर कहाँ कहाँ पर और कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। देखिए बेटा, तो सबसे पहले ये हमारे पास है ईसोफेगस, और ईसोफेगस के अंदर फॉर एग्जांपल ये आ रहा है फूड। ये क्या है? फूड। इट इज एन ईसोफेगस, और ईसोफेगस के अंदर क्या है बेटा? ये फूड प्रेजेंट है ईसोफेगस के अंदर। इज एन फूड। अब फूड क्या होगा? मूवमेंट के थ्रू और आगे आएगा। अब देखिए, जब ये और आगे आता है तो यहाँ पर हमको एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलती है। फ्लैप का मतलब होता है एक बैरियर है, या आप कह सकते हैं कि एक ओपन कुछ ऐसी स्ट्रक्चर लगी हुई है कि जब वो ओपन होती है तो फूड ईसोफेगस में स्टमक के अंदर जाता है। अगर वो बंद रहती है तो फूड ईसोफेगस के अंदर से स्टमक के अंदर नहीं जाता है। तो इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं इसको? स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो रेस्पॉन्सिबल होती है फूड को ईसोफेगस में से
स्टमक के अंदर पहुंचाने के लिए, या जो फूड प्रेजेंट है स्टमक के अंदर उसको रिवर्स प्रिवेंट करने के लिए कि वो ईसोफेगस के अंदर ना जाए। तो याद रखना है ईसोफेगस से जो फूड आता है पहले वो कहाँ पर आता है, स्फिंक्टर के अंदर आता है, जो आपको ग्रीन कलर का देखने मिलना है। और ये स्फिंक्टर जब ओपन होता है, जब जाकर फूड एंटर होता है किसके अंदर, स्टमक के अंदर। और याद रखना बेटा इस स्फिंक्टर को बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। दिस स्फिंक्टर इज नोन एज द कार्डियक स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं हम, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। इट इज एन कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। सो इट इज एन कार्डियक स्फिंक्टर। नेक्स्ट देखिए, अगर आप स्टमक को देखें तो स्टमक के अंदर कितने पार्ट देखते हैं। देखिए सबसे पहले स्टमक का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेटा हम फंडस। तो इतना जो पार्ट है स्टमक का, इट इज नोन एज द फंडस। तो इतना पार्ट जो स्टमक का इसको बोलते हैं बेटा हम फंडस वाला पार्ट, इट इज नोन एज द फंडस पार्ट। दूसरा आता है इतना पार्ट स्टमक का, फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा राइट से मार्क कर रहा है, ये सारा पार्ट जो रेड से मार्क हो रहा है जहाँ जहाँ पर, इट इज नोन एज द कार्डियक पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कार्डियक पार्ट बोलते हैं। इट इज द कार्डियक पार्ट। तो ये क्या है बेटा, कार्डियक पार्ट है। अब देखिए समझिए कार्डियक पार्ट का मतलब क्या होता है। कार्डियक पार्ट का मतलब होता है वो स्टमक का पार्ट जो थोड़ा सा हाइट के नीचे है। मीन्स स्टमक का वो पार्ट जो हाइट के थोड़ा सा नीचे होता है उसको बोलते हैं एक्चुअली कार्डियक पार्ट। भाई हाइट को क्या बोलते हैं, वो कार्डियक मसल बोलते हैं, ये कार्डियक पार्ट है। तो इसी तरीके से वो स्टमक का पार्ट जो कार्डियक ऑर्गन मीन्स हाइट के पास हमको देखने मिलता है, उसी ऑर्गन के हम पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, कार्डियक पार्ट बोलते हैं। तो याद रखना स्टमक के अंदर जो नियर द हाइट होता है दैट इज नोन एज द कार्डियक पार्ट, ठीक है। और देखो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिल के अंदर जलन हो रही है। तो दिल के अंदर जलन का मतलब क्या है कि दिल के अंदर एक्चुअली जलन नहीं हो रही या इरिटेशन दिल के अंदर नहीं हो रही है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब एसिड ज्यादा बनने लगता है स्टमक के अंदर, जब स्टमक के अंदर एसिड ज्यादा बनने लगता है तो वो ज्यादा कहाँ पर बेटा, फंडस वाले पार्ट के अंदर। फंडस रेस्पॉन्सिबल होता है एसिड को इकट्ठा करने के लिए। जब एसिड इकट्ठा होगा फंडस के अंदर तो वो चला जाएगा, फिर वो लगेगा कहाँ पर, स्फिंक्टर पर। तो स्फिंक्टर पर जब एसिड लगता रहता है तो वहाँ पर वो इरिटेशन कर देता है। भाई एसिड क्या है, एक डेंजरस लिक्विड है, डेंजरस चीज है जिसकी अगर वो कहीं पर लगता है तो प्रॉब्लम करता है, इरिटेशन करता है। तो इसी तरीके से कुछ बूढ़े लोग ये बोलते हैं कि जलन पैदा हो रही है, दिल में जलन सी हो रही है। तो जलन मतलब क्या है कि स्टमक के अंदर एसिडिटी इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि एसिड फॉर्मेशन स्टमक के अंदर ज्यादा हो रहा है। तो याद रखना बेटा कि स्टमक के अंदर जो फंडस वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, जितनी भी गैस इवेपोरेट होती है उस सबको इकट्ठा करता है कौन, फंडस। फिर वहीं पर स्फिंक्टर होता है, वहां पर जाकर वो गैस लगती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा, ये तो फंडस हुई है कार्डियक, और फंडस के नीचे जो पार्ट, कितना बड़ा जो पार्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो इतना बड़ा पार्ट है स्टमक का, यहाँ से लेके यहाँ अलग का जो पार्ट है, इट इज नोन एज द बॉडी ऑफ द स्टमक, इट इज नोन एज द बॉडी ऑफ द स्टमक। तो याद रखना ये सबसे बड़ा पार्ट होता है स्टमक का, एंड इट इज नोन एज द बॉडी ऑफ स्टमक, इट इज नोन एज द बॉडी ऑफ स्टमक। तो याद रखना बेटा बॉडी ऑफ स्टमक क्या होता है, मेनली लार्जेस्ट पार्ट और द पार्ट विच इज प्रेजेंट बिलो द फंडस। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टमक की बॉडी के आगे जो पार्ट होता है दैट इज नॉट द पाइलोरस पार्ट। क्या बोलते हैं उसको बेटा, पाइलोरस बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इट इज नोन एज द पाइलोरस पार्ट, इट इज नोन एज द पाइलोरस पार्ट, इट इज नोन एज द पाइलोरस पार्ट। अब देखो समझो कि पाइलोरस पार्ट का मतलब क्या है। और अगर हम देखें तो बेटा पाइलोरस पार्ट के अंदर जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो जुड़ी हुई है। और हमको पता है कि मैंने एनिमेशन के अंदर आपको दिखाया था कि स्टमक के बाद जो आता है दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, एंड दैट नेम इज द ड्यूडेनम। वी नो वेरी वेल दैट ड्यूडेनम इज एन पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच इज इन फर्स्ट पार्ट एंड व्हिच हैविंग एन सी शेप। तो याद रखना कि अगर हम बात करें बेटा वो स्टमक के बाद जो पहला पार्ट आता है दैट इज द ड्यूडेनम पार्ट। तो ये समझ लीजिए बेटा इट इज द ड्यूडेनम पार्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है दैट इज नोन एज द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम और फाइलोरिक, जो स्टमक का लास्ट पार्ट होता है दैट इज फाइलोरिक, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है दैट इज ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम और फाइलोरिक पार्ट के पास एक जैसी यहाँ पर
फ्लैप है या स्फिंक्टर है, इस तरीके का स्फिंक्टर बेटा हमको यहाँ पर भी देखने मिलता है फॉर एग्जाम्पल। और इस स्फिंक्टर को बोलते हैं बेटा हम फाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फाइलोरिक स्फिंक्टर। एंड दिस स्फिंक्टर इज नोन एज द फाइलोरिक स्फिंक्टर। फाइलोरिक स्फिंक्टर। अब देखिए ये स्फिंक्टर क्या करता है भाई, फॉर एग्जांपल जो फूड अभी स्टमक के अंदर है वो जाने कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो वो कब जा पाएगा? जब यहाँ पर स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्फिंक्टर भी ऐसे है, जब स्फिंक्टर ओपन होगा तो जो बेटा स्टमक के अंदर फूड प्रेजेंट है वो जा पाएगा कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो कहने का मतलब ये, अगर ये स्फिंक्टर ओपन रहता है तो फूड जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट है वो जाएगा कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और अगर ये क्लोज है तो दैट मींस जो फूड स्टमक के अंदर है वो स्टमक के अंदर ही रहेगा। तो याद रखना बेटा, स्टमक के अंदर से फूड ट्रांसफर होता है किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाय द हेल्प ऑफ द स्फिंक्टर मसल, एंड दैट स्फिंक्टर इज नोन एज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं उसको? पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब देखिए ये दोनों को दोनों स्फिंक्टर, एक तो पाइलोरिक स्फिंक्टर और दूसरा हमारे पास होता है कार्डिक स्फिंक्टर। ये दोनों को दोनों इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अगर इनमें से एक भी खराब हो जाए तो इतनी खतरनाक, इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है जिसको ट्रीट भी नहीं किया जा सकता। बहुत सारे केस, जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई स्टमक के अंदर क्या भरा हुआ है? एसिड भरा हुआ है, और अगर एसिड को हम अपने हैंड पर डालना तो क्या होगा? इरिटेशन होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये स्फिंक्टर हमेशा के लिए ओपन हो जाए तो जो एसिड बनना है स्टमक के अंदर वो ट्रांसफर होगा कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी है? वो बेस वाली है। दैट मीन्स उसके अंदर कोई एसिड नेचर वाला कोई लिक्विड नहीं है, और अगर उसके अंदर एसिड जाएगा तो इरिटेशन भी होगी। तो कहने का मतलब है इसी वजह से बेटा जो स्टमक के अंदर जो एसिड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना जाए तो प्रिवेंट करता है वन पाइलोरिक स्फिंक्टर। और अगर फॉर एग्जांपल अगर ये कार्डिक स्फिंक्टर हमेशा के लिए ओपन हो जाए तो यहाँ पर स्टमक के अंदर जो एसिड है वो तो पहुंच जाएगा ईसोफेगस के अंदर, और ईसोफेगस से कहाँ पर आ सकता हो? हमारी ओरल कैविटी के अंदर आ सकते हैं, और अगर आ गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं गर्ड, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। एक प्रॉब्लम होती है GERD, प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं हम बेटा GERD, जिसका फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो याद रखना बेटा, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में समझो क्या कहने को जरूरत। गैस्ट्रो मींस स्टमक, ईसोफेजियल मतलब कि ईसोफेगस, रिफ्लक्स ये जो चीज प्रेजेंट है स्टमक के अंदर वो रिवर्स हो रही है। रिवर्स मींस रिफ्लक्स हो रही है, और रिफ्लक्स होकर कहाँ पर जा रही है? ईसोफेगस के अंदर जा रही है, जिसकी वजह से एक बड़ी भयंकर प्रॉब्लम हो जाती है। इंसान को हमेशा ओरल कैविटी के अंदर अल्सर देखने मिलता है। ज्यादा वो मिर्चों की चीज नहीं खा सकते, क्योंकि एसिड अगर स्टमक में से निकल कर ईसोफेगस के अंदर जा रहा है तो बेटा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। और प्रॉब्लम ये होगी कि मुंह के अंदर छाले हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं हम ओरल अल्सर। आपने सुना होगा तो मुंह के अंदर छाले वगैरह होते हैं, ओरल अल्सर। तो वो ज्यादातर इस वजह से होता है जब हमारे स्टमक के अंदर एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और एसिड प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा? हमारी ईसोफेगस के अंदर इरिटेशन कर देगा, और ईसोफेगस से इरिटेशन होगा तो ओरल कैविटी है, और ओरल कैविटी में अल्सर हो जाएंगे, एंड दैट अल्सर इज द प्रॉब्लम, एंड दैट इज ड्यू टू द हाइपर सेक्रेशन ऑफ एसिड। इसी वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन देता है तो उस मेडिसिन के साथ साथ आपको एक कैप्सूल भी देता है, या कैप्सूल देता है, या कुछ एक टैबलेट आती है जिसको बोलते हैं रेनिटेडिन। तो रेनिटेडिन और एक आपने कैप्सूल देखा होगा, कैप्सूल आता है दानेदार कैप्सूल होता है, उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज द DSR। क्या बोलते हैं उसको? DSR कैप्सूल बोलते हैं, डिस्पर्स। तो जो कैप्सूल होता है DSR कैप्सूल जो होता है, और एक टैबलेट होता है रेनिटेडिन, वो करती क्या है, जितनी भी हमारे ज्यादातर मेडिसिन होती है जैसे एंटीबायोटिक मान लो, और कुछ हमारे पास होते हैं एनसेड कैटेगरी की ड्रग। एनसेड कैटेगरी में जैसे आपने सुना होगा आइबुप्रोफेन होती है, कॉन्विस्लैम होती है, डाइक्लोफेनाक होती है, एस्पिरिन होती है। ये कुछ ऐसे टैबलेट्स होती है कि अगर हमारे स्टमक के अंदर जाए तो स्टमक के अंदर एसिड सेक्रेशन ज्यादा करा देती है, और एसिड सेक्रेशन होगा तो एसिडिटी होगी, और एसिडिटी होगी तो ओरल कैविटी के अंदर अल्सर हो सकता है, या पेट के अंदर एसिड ज्यादा बनेगा जिसकी वजह से
स्टमक पेन होगा। तो कहने का मतलब ये, साथ ही साथ डॉक्टर को पता होता है कि भैया अगर हम ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं और वहाँ पर ऐसी मेडिसिन के जो एसिड सेक्रेशन ज़्यादा कर देती है तो प्रॉब्लम करेगी। तो इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, उनको नहर वो या मेडिसिन जो मेन पर्पस वाली मेडिसिन उससे पहले या तो कहते हैं भैया डीएसआर लेना या नाइट्रोडिन देती है लेनी है। और वो इसी वजह से कहते हैं कि वो उनको पता भी एंटीबायोटिक बॉडी पे जाएगी या एसिड कैटेगरी की ड्रग जाएगी बॉडी में, तो वो एसिड सेक्रेशन ज़्यादा करती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो याद रखना बेटा, बहुत सारी मेडिसिन हमारे पास ऐसी होती है जो एनसेड कैटेगरी की होती है, एनसेड्स कैटेगरी की होती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये सारी की सारी वो ड्रग्स होती है जो ज़्यादातर पेन किलर्स होती है। क्या होती है बेटा? ये पेन किलर्स होती है। और पेन किलर्स अगर हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं तो मेनली कहाँ पर जाएगी? वो स्टमक के अंदर जाएगी। कहाँ जाएगी बेटा? ये स्टमक के अंदर जाएगी। जैसे स्टमक के अंदर जाएगी तो स्टमक के अंदर वो एसिड के सेक्रेशन को ज्यादा कर देगी। एसिड बेस, हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड है जिसका नाम क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो ज्यादा बनने लगेगा जिसकी वजह से क्या होगा? अल्सर हो जाएगा। अल्सर का मतलब होता है स्टमक के अंदर जो वॉल प्रेजेंट है उस पर एसिड जाकर लगना, और वहाँ पर जो वॉल्स प्रेजेंट है, ये मास प्रेजेंट है या कोई टिश्यू प्रेजेंट है, वो डैमेज होने या रप्चर हो जाए, वहाँ से ब्लड निकल जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये अल्सर कर सकती है या एसिडिटी कर देगी, एसिडिटी कर देगी। तो एसिडिटी कर देगी, अल्सर कर देगी। तो इसी वजह से क्या करते हैं कि एनसेड अगर तुम दे रहे हो तो उसी के साथ क्या करते हैं, एक तो डीएसआर मेडिसिन होती है। क्या होती है? डीएसआर होती है। और एक होता है रेनिटोडिन। एक होती है क्या बेटा? रेनिटोडिन। तो रेनिटोडिन होती है, डीएसआर होती है, डोमपेरिडोन सस्टेन रिलीज कैप्सूल, रेनिटोडिन। ये सारी की सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारे स्टमक के अंदर जाती है। कहाँ जाती है मेनली? ये कहाँ पर जाएंगे बेटा? स्टमक के अंदर जाएंगी। और स्टमक के अंदर जाने के बाद ये क्या करती हैं? एसिड के सेक्रेशन को इनहिबिट कर देती है। ये जो मैंने माइनस का साइन लगा रखा है इसका मतलब है कि स्टमक के अंदर जाकर ये दोनों मेडिसिन करती क्या है कि एसिड को बनना बंद कर देती है। बनना बंद मतलब कि अगर तुम कोई और सी मेडिसिन दे रहे हो जो एसिड को बढ़ाएंगी तो वो बढ़ा ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसी मेडिसिन लगा दी जो एसिड के सेक्रेशन को रोक सकती है। तो इस वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो याद रखना बेटा, हमारे स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है एंड दैट एसिड नेम इज द HCl, एंड दैट एसिड नेम इज द HCl। उस एसिड का नाम क्या है बेटा? HCl। अब पता है एसिड कितना खतरनाक है? इसका अगर हम pH देखें तो भैया इसका जो pH होता है, इस HCl का जो pH होता है, pH होता है इसका 1.5 to 2, 1.5 to 2 pH। कितना होता है? 1.5 to 2। बीस इतना खतरनाक एसिड है, बहुत सारी किताबों में ऐसे लिखा हुआ है कि 2 से 2.5 pH होता है। तो बेटा इतना खतरनाक एसिड है कि अगर तुम इसको अपनी स्किन पर डालोगे तुरंत स्किन जल जाएगी। अब तुम्हारे दिमाग में यार होगा तो सर हमारे स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट है और स्टमक तो बहुत डिलिकेट ऑर्गन है, डिलिकेट मतलब बहुत नाजुक ऑर्गन है, तो वो क्यों नहीं जलता हूँ? सोचने की बात है भाई। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टमक के अंदर से एसिड को निकालोगे और एसिड को डालोगे स्किन पर, स्किन तुरंत के तुरंत जल जाएगी। मगर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमारी स्टमक के अंदर एसिड है मगर एसिड को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं कर रहा हमारे स्टमक के अंदर? तो याद रखना बेटा, क्या होता है हमारे स्टमक के अंदर एक वॉल प्रेजेंट होती है। हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एक वॉल प्रेजेंट होती है और उस वॉल को क्या बोलते हैं बेटा? आप म्यूकस बोलते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर देखने मिल रही है, तो स्क्रीन पर आपको देखने मिल रही है कि स्टमक के बाद स्टमक के अंदर की तरफ एक वॉल है, दैट इज नोन एज द म्यूकस वॉल। तो देखिए मैं यहाँ पर भी समझाता हूँ आपको किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ स्टमक का। तो बेटा ये फॉर एग्जाम्पल इट इज एन स्टमक, इट इज द स्टमक। और स्टमक के अंदर बेटा ये जो वॉल प्रेजेंट है इसको बोलते हैं बेटा हम म्यूकस वॉल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? म्यूकस वॉल। ठीक है, तो ये रेड कलर की जो आपको देखने मिलेगी इट इज नोन एज द म्यूकस लेयर, इट इज नोन एज द म्यूकस लेयर। ठीक है, म्यूकस लेयर। अब देखिए म्यूकस लेयर क्या करती है? ये अपने अंदर से म्यूकस को सेक्रेट करती है। क्या करती है? म्यूकस लेयर अपने अंदर से म्यूकस को सेक्रेट करती है, अपने अंदर से ये म्यूकस को सेक्रेट करती है। ठीक है, इधर से भी सेक्रेट करती रहेगी, सब जगह से। मीन्स किसको करेगी ये? मीन्स स्टमक के अंदर जो म्यूकस है वो सेक्रेट होगा कहाँ से बेटा? म्यूकस लेयर के अंदर। सब देखो क्या होगा, बीच में क्या प्रेजेंट है? एसिड। तो यहाँ से भी म्यूकस निकलना है और इधर से म्यूकस निकलना है,
तो ये दोनों तरफ से क्या करेंगे, एसिड को पुश करने लगेंगे, जिसकी वजह से जो यहाँ पर एसिड प्रेजेंट है वो म्यूकस की वॉल पर लग नहीं पाने का है। जब लग नहीं पाने का तो एसिड कोई भी डैमेज स्टमक को नहीं करने का। तो याद रखना म्यूकस की लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है एसिड को जो स्टमक होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, किससे, एसिड से। तो याद रखना एसिड बड़ी खतरनाक एक लिक्विड प्रेजेंट है हमारे स्टमक में से, जिसका पीएच बहुत कम है, बहुत कम का मतलब 1 से 2 है, और वो हमारे स्टमक की वॉल को रप्चर कर सकता है, जिसकी वजह से बेटा पेप्टिक अल्सर हो सकता है। और पेप्टिक अल्सर एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से डाइजेशन वगैरह प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, तो सब चीज समझ में आ रही है ना। तो और नेक्स्ट देखिए, अब देखो क्या होता है कि कभी कभी मैंने तो भी आपको बताया ये DSR और रेड, इनको बेटा हम एंटासिड कैटेगरी की ड्रग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एंटासिड कैटेगरी की ड्रग्स। क्या बोलते हैं इनको, एंटासिड कैटेगरी की, एंटासिड कैटेगरी के ड्रग्स। एंट मतलब के भाई, एंट मीन्स अगेंस्ट में, एंट मीन्स बेटा अगेंस्ट में, और एसिड मतलब के HCl। तो ऐसे सभी ड्रग्स जो HCl के अगेंस्ट में काम करती है, HCl को निकलना नहीं देते, HCl को बनना बंद कर देती है, तो इस तरीके की ड्रग्स क्या कहलाती है, हमारी एंटासिड्स कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, एंटासिड। आपने घर में भी देख होगा कि कभी कभी क्या होते हैं, पेट में जलन लगती है, गैस बनने लगती है, तो उसमें एक सिरप आता है, सस्पेंशन आता है, दैट नॉट अ सिरप, तो सस्पेंशन आता है, और सस्पेंशन पे लिखा होता है डाइजीन। तो डाइजीन जो है ना वो एक्चुअली क्यों लेते हैं हम, डाइजीन इसीलिए लेते हैं ताकि एसिड सेक्रेशन हमारे स्टमक के अंदर जो ज्यादा हो रहा है उसको कम करने के लिए, क्योंकि हमको पता है भैया डाइजीन क्या है, बेस है, और हमारे स्टमक के अंदर क्या है, एसिड है, और एसिड और बेस आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, सोल्ट एंड वाटर बनाएंगे, जो कभी प्रॉब्लम करते हैं। तो याद रखना बेटा कि हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड होता है वो बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो पहली बात हम नहीं समझ लिया कि भैया स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रेजेंट इन स्टमक, प्रेजेंट इन स्टमक। तो स्टमक के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है बेटा, तो पहली बात तो प्रेजेंट होती है क्या, HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, HCl। जब भी स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट है तो स्टमक का नेचर क्या होगा, एसिड नेचर। तो याद रखना स्टमक का जो नेचर होता है बेटा, दैट इज एसिडिक नेचर। फिर हमारे पास आता है इसके अंदर बेटा जो स्टमक होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं बेटा प्रोटीएज एंजाइम। क्या बोलते हैं, प्रोटीएज। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, याद रखना बेटा, बायोलॉजी के अंदर जिस भी केमिकल के लास्ट में एज आ जाए, AST, बायोलॉजी में जिस भी केमिकल के लास्ट में एज आ जाए तो वो केमिकल रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज का डाइजेशन करने के लिए। दैट मीन्स दैट इज नॉट एन केमिकल, दैट केमिकल इज एन एंजाइम। ठीक है, तो याद रखना बेटा कि प्रोटीएज क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। देखो यहाँ पर खुद भी लिखा हुआ है कि प्रोटीन मीन्स प्रोटीन। तो याद रखना ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, दैट इज नोन एज द प्रोटीएज एंजाइम, एंड प्रोटीएज एंजाइम प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक। तो याद रखना प्रोटीएज एंजाइम इज एन एंजाइम which is present inside the stomach and responsible for the digestion of protein। ये प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल, प्रोटीन डाइजेशन। तो याद रखना बेटा प्रोटीन के डाइजेशन को करता कौन है, HCl कर, प्रोटीएज एंजाइम करता है, प्रोटीएज एंजाइम, इट इज एन एंजाइम। ठीक है, तो याद रखना है जिस भी बायोलॉजी में जिस भी वर्ड क्लास में एस आ रहा है तो वो क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। और एंजाइम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं। मीन जो चीज बहुत देर में पच रही है, जो चीज बहुत देर में डाइजेस्ट हो रही है, वो चीज एंजाइम के थ्रू बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक रोटी हम खाते हैं तो कितनी देर में पच जाती है, मुश्किल से वो 4 से 5 घंटे में कंप्लीट पच जाती है, इसके थ्रू, एंजाइम के थ्रू। और अगर एंजाइम ना हो तो बेटा वही एक रोटी 60 साल तक भी नहीं पचेगी, वही एक रोटी 60 साल तक भी नहीं पचेगी। सो दैट मीन्स एंजाइम का क्या रहे कि जो रोटी 60 साल तक भी नहीं बच रही उस रोटी को कुछ घंटों के अंदर पचा देते हैं। सो दैट्स व्हाई जो एंजाइम्स होते हैं वो करते क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस को फास्ट करते हैं। पर बेटा यही एंजाइम है केमिस्ट्री के अंदर कैटालिस्ट कहलाते हैं, नाम अलग अलग है मगर काम दोनों को सीख। ठीक है, तो याद रखना कि ऐसे सभी केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज करते हैं दैट इज नोन एज द एंजाइम। और वही एंजाइम केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है, एंड तीसरा प्रेजेंट होता है क्या, म्यूकस। द थर्ड इज द म्यूकस, एंड म्यूकस क्या करता है बेटा, इट इज द
एक्टिव लिक्विड। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको बेटा? स्टमक को। किसका है? एसिड। ठीक है, तो याद रखना स्टमक का काम क्या है, स्टमक के अंदर कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या क्या काम है। ठीक है बेटा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम इसोफेगस में देखेंगे तो इसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट होता है, दैट हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मैंने आपको ये भी बताया कि वही वाला मूवमेंट इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों के अंदर होता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट 3 जगह हो रहा है, मगर स्टमक के अंदर नहीं हो रहा है। तो याद रखना स्टमक के अंदर जो मूवमेंट होता है, स्टमक के अंदर जो मूवमेंट होता है, दैट मूवमेंट इज नोन एज द चर्निंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको? चर्निंग मूवमेंट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ द मूवमेंट इन द स्टमक, मूवमेंट इन स्टमक, के स्टमक के अंदर जो मूवमेंट होता है, एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज द चर्निंग मूवमेंट। उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? चर्निंग। ठीक है, अब देखो चर्निंग मूवमेंट कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया फूड स्टमक के अंदर, तो स्टमक क्या करता है? अपना आप को ऐसे पुश करता है, जैसे आपको स्क्रीन पर भी देखने मिल रहा है। ठीक है, तो स्क्रीन पर देखो इसी पे फूड प्रेजेंट है स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर क्या हो रहा है? इस तरीके से ये पुश कर रहा है। सो दैट मींस दिस नोन एज द चर्निंग मूवमेंट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। तो याद रखना चर्निंग मूवमेंट क्या होता है? एक ऐसा मूवमेंट होता है जो क्या करता है, जो फूड स्टमक के अंदर आता है उसको चर्न करता है। चर्न मींस उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा अपने मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो याद रखना स्टमक के अंदर कौन सा मूवमेंट होता है? चर्निंग मूवमेंट। अब देखो क्या होगा, मैंने आपको ये भी बताया कि भैया हमारा स्टमक, सॉरी, अगर हम फूड को ओरल कैविटी के अंदर रखते हैं तो वो फूड के अंदर मिक्स हो जाता है कि सलाइवा, जो वो सेमी सॉलिड पार्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। तो बोलस जाएगा कहाँ पर? स्टमक के अंदर। अब बोलस के अंदर अगर बेटा, बोलस के अंदर अगर, बोलस के अंदर, चलो यहाँ पर बता देता हूँ मैं कि अगर बोलस के अंदर मिक्स हो जाता है एसिड, अगर बेटा बोनस के अंदर मिक्स हो जाता है एसिड, उसको बोलते हैं हम क्या? काइम। उसको क्या बोलते हैं बेटा हम? काइम। तो काइम क्या होता है? द काइम, काइम क्या है? एक क्या है? फूड है जिसके अंदर क्या मिला हुआ है? एसिड मिला हुआ है। मीन जो फूड ओरल कैविटी से आया है बोनस की फॉर्म में, उसके अंदर एसिड मिक्स हो जाएगा जो प्रेजेंट है स्टमक के अंदर। अब एसिड और बोलस दोनों को ही क्या बोलेंगे हम? काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा उसको? काइम। अब काइम कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। कहाँ पर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया यहाँ पर काइम आ गया। ठीक है, क्या आ चुका है बेटा? ये काइम, इट इज द काइम। कोई कंफ्यूजन? ये सारी चीजें ना ध्यान रखना और सारी चीज नोट डाउन कर लेना। कोई इतना कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में तो बहुत कम लिखा हुआ है, फिर भी तुमको समझा रहा हूँ चीजों को समझते हुए से। ठीक है,